अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो आप इनर्शिया को रिवाइज़ करेंगे, फिर आप समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया क्या था? इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी स्टेट को मेंटेन करती है, जो कि उसके स्टेट को मेंटेन करती है। मतलब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ना, तो रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है ना, वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ, ठीक है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि मैं क्या रहूँ, मोशन में ही रहूँ। ये उसकी स्टेट को, यानी रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। तो दोबारा बात करते हैं, रेस्ट पे मौजूद बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट पे रहे, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बुक रख दें टेबल के ऊपर, ठीक है, तो वो बुक तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक आप बाहर से आके उसको उठा नहीं देते। तो वो बुक रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे रहेगी। सिमिलरली जो हमारा मून है ना, चांद, वो मूव कर रहा है ज़मीन के गिर्द, ठीक है। तो वो चांद जो है वो शुरू से मूव करता आया है ज़मीन के गिर्द, तो ये मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो जो रेस्ट पे चीज़ है वो रेस्ट पे रहेगी और मोशन में चीज़ मोशन में रहेगी। ये था हमारा इनर्शिया। और हमने ये भी सीखा था कि जो इनर्शिया होता है ना बच्चों, वो डिपेंड करता है मैस के ऊपर। इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैस के ऊपर। मतलब देखो ना, आप क्या करो, पहले रेस्ट वाले एग्जांपल को समझ लो। आप एक छोटी सी बुक ले लो और आप एक बड़ा सा ट्रक ले लो, दोनों पड़े हैं रेस्ट के ऊपर। अब किस चीज़ का इनर्शिया डिस्टर्ब करना ज़्यादा आसान है? मतलब किस चीज़ को रेस्ट से हिलाना ज़्यादा आसान है? जिसका बच्चों मैस कम है। तो अगर कोई किसी चीज़ का मैस कम है ना, तो उसका इनर्शिया भी कम है, ठीक है। ये बुक और ट्रक दोनों रेस्ट पे थे, हमने बराबर फोर्स लगाई, बुक हिल गई, ट्रक नहीं हिल सका। तो जिसका मैस कम होगा वो अपनी हालत को कम मेंटेन कर सकेगा, यानी उसका इनर्शिया कम होगा, ठीक है। तो इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ है? मैस के साथ। सिमिलरली अगर एक ट्रक मूव कर रहा है और एक साइकिल मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा, वो उसको क्योंकि रोकना मुश्किल है। जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, तो फिर उसको रोकना मुश्किल है, ठीक है। तो बहरहाल आपने इतना याद रखना है, इनर्शिया को और इनर्शिया का ताल्लुक मैस के साथ है। ओके, हो गया। अब हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊँ, ये चैप्टर सर्कुलर मोशन का है, यानी यहाँ पर चीज़ ना घूमेगी, जबकि यहाँ पर तो चीज़ सीधी मूव कर रही है। तो हमने रहना है अपने टॉपिक के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है घुमाव का इनर्शिया, यानी मोमेंट का मतलब होता है घुमाव। तो घूमती हुई बॉडी का इनर्शिया। अगर मैं नॉर्मल इनर्शिया की बात करूँ ना, तो इसका मतलब है सीधी चलती हुई बॉडी का इनर्शिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मतलब है घूमती हुई बॉडी का इनर्शिया। यानी अगर कोई चीज़ नहीं घूम रही तो वो नहीं घूमना चाहेगी, यानी वो रेस्ट पे है। और अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वो रुकना नहीं चाहेगी, वो अपना घुमाव जारी रखना चाहेगी। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जैसे ये इनर्शिया था ना, जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है, जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ फिर? जो चीज़ नहीं घूम रही वो नहीं घूमना चाहती, और जो चीज़ घूम रही है वो घूमना चाहती है। अब हमने इसको ना डिराइव करना है प्रॉपरली। स्टार्ट विद द डायग्राम, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम इमेजिन करते हैं ये गोल, ये वाली जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एक बॉडी है जिसका मैस बच्चों m है, ओके। और ये m मैस वाली बॉडी एक सर्कल पाथ में मूव कर रही है। आप क्या करते हो, जब ये यहाँ पर थी ना इस पोजीशन पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, ओके। फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स की वजह से ही ये सर्कल में घूमेगी, यानी फोर्स लगाने के बगैर ये सर्कल में नहीं घूम रही थी,
ये अपने रेस्ट की हालत में थी। आपने इस पर फोर्स लगाई और ये बॉडी घूमना शुरू हो गई। नाउ ये जो बॉडी है मैस एम वाली, ये एक रोड के साथ जुड़ी है। ये जो लाल कलर की रोड है ना, ये एक रोड है और आपने इमेजिन करना है कि ये रोड मैस लेस है, यानी इसका कोई मैस नहीं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब कहने की बात है कि बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि इसको हम मैसलेस कह सकते हैं। ओके नाउ ये जब सेंटर, ये सेंटर ओ है बच्चों, और ये घूमेगी ना तो इस पर लगा हुआ ये जो ग्रीन कलर का सेंटर पॉइंट के ऊपर है, इसको बोलते हैं बियरिंग। क्या बोलते हैं? बियरिंग। तो बियरिंग जैसे हमारे टायर के अंदर होता है ना, जिसकी वजह से टायर घूमना शुरू हो जाता है, छोटा सा गोल सा होता है, वैसा ही बियरिंग यहाँ पर लगा हुआ है इस रोड के एंड के ऊपर, सेंटर ओ के ऊपर। ये सेंटर, सर्कल का सेंटर है ना ये वाला, तो सेंटर के ऊपर बियरिंग के साथ जुड़ा है ये रोड, और बियरिंग की वजह से ये पूरा रोड और उसके साथ जुड़ी हुई एम वाली बॉडी ये घूम सकती है। ठीक है, अब देखो सर्कल के सेंटर ओ से लेकर इस बॉडी तक का डिस्टेंस क्या बन रहा है? रेडियस आर बन रहा है ना। और ये सीधी वाली लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन कह लो, और इसके साथ जो एंगल इस रोड का बन रहा है उसको आपने थीटा एंगल का नाम दिया। तो ये हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। अब देखो, चूँकि आपने इसको सर्कल में घुमाया है फोर्स F लगाकर, तो हम यहाँ पर न्यूटन के सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ F इज़ इक्वल टू ma। क्योंकि आपने फोर्स लगाई तो ये एक्सेलरेट हुआ a और साथ में इसका m mass था। ओके, अब आपने बच्चों पढ़ा है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। आपने पढ़ा हुआ है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन, बल्कि ऐसे कर लो, जो लीनियर एक्सेलरेशन a है ना, वो बराबर है r अल्फ़ा के। ये याद है वाला कहाँ पर पढ़ा था? जब मैंने आपको रिलेशन समझाए थे ना, 3 रिलेशन थे, डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर और एंगुलर, फिर वेलोसिटी का और फिर एक्सेलरेशन का। यहाँ पर a लीनियर एक्सेलरेशन है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है, और अल्फ़ा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, ये a की जगह पे उसकी वैल्यू r अल्फ़ा यूज़ कर लो, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी f इज़ इक्वल टू m, और a की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ r अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, आपने पिछली क्लासेस में टॉर्क का टॉपिक पढ़ा हुआ है, राइट? तो टॉर्क क्या होता है? जब बॉडी घूमती है ना तो उसको कहते हैं टॉर्क, यानी जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी टर्न करना शुरू कर दे, टर्निंग इफेक्ट आ जाए, तो उसको कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है r इंटू एफ। आर लेंथ है, या इस केस में रेडियस कह लो, और फोर्स जो आप फोर्स लगाओ। अब देखो बच्चों, जब मैं इस एग्जाम्पल में फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉडी के ऊपर, तो ये बॉडी सीधी तो नहीं जा रही, ये तो सर्कल में मूव करना शुरू हो गई है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये बॉडी टर्न करना शुरू हो गई है। तो फिर यहाँ पर टॉर्क पैदा हो रहा है, बॉडी घूम रही है ना, तो इस बॉडी में टॉर्क पैदा हो रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है r इंटू एफ। ठीक है, आपने टॉर्क का ये भी फार्मूला पढ़ा है, L मल्टीप्लाई एफ, तो वो तो कोई बात नहीं है, ये रेडियस भी एक डिस्टेंस है, लेंथ है, और ये L भी एक लेंथ है, तो वो कोई इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जो फोर्स है ना, मुझे उसको टॉर्क बनाना है, तो क्या चीज़ मिसिंग है? मैं इस फोर्स के साथ मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों? r लिख देता हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि इक्वेशन में एक तरफ खुद से r लिख दूँ, तो फिर मैं दूसरी तरफ भी r लिख देता हूँ। ऐसा करने से इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इस साइड में जो आर एफ है वो टॉर्क बन जाएगा। सो आर एफ टॉर्क है ना, आर एफ टॉर्क है, और इस साइड पे क्या बन जाएगा? एम आर, और ये वाला आर बन जाएगा आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बन, और साथ में जो अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो अपनी जगह पे रखा। अच्छा, ये इक्वेशन है जो फाइनल है, अभी बहुत सा लॉन्ग पड़ा है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, ये इक्वेशन ना किसकी शक्ल की है? ये इक्वेशन
एफ इज़ इक्वल टू एम ए जैसी है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए जैसी है। क्या मतलब, मैं कह सकता हूँ कि ये टॉर्क वाली इक्वेशन फोर्स की इक्वेशन के एनालोगस है। क्या बोलेंगे, एनालोगस। एनालोगस मतलब शक्ल दोनों की एक जैसी। अब कैसे एक जैसी, ये तो बहुत अलग है इससे, मैं ज़रा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में सबसे राइट पे आ रहा है एक्सेलरेशन ए, और इस इक्वेशन में सबसे राइट पे आ रहा है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तो बात कोई मसला नहीं है, ये इक्वेशन जो है ना वो सीधी चलती हुई बॉडी की है तो लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा है, और ये इक्वेशन घूमती हुई बॉडी की है, चूँकि ये बॉडी घूम रही है ना तो इसमें एक्सेलरेशन एंगुलर ही आना है, तो ये एक ही जैसी होगी। आगे चलते हैं, इक्वेशन के इस साइड पे बच्चों ये फोर्स है, फोर्स लीनियर फोर्स यानी सीधी चलती हुई बॉडी की फोर्स, और इस इक्वेशन में इस साइड पे टॉर्क है, और टॉर्क जो है ना वो घूमती हुई बॉडी का होता है, तो टॉर्क में भी तो फोर्स ही आ रही होती है। ओके, तो इक्वेशन की राइट साइड भी इक्वल है, फोर्स और टॉर्क, मतलब इक्वल से मुराद है मिलती जुलती है। ये लीनियर के लिए है और ये एंगुलर के लिए, सर्कुलर के लिए। अब बचता है सेंटर वाली चीज़, इस इक्वेशन में ये है बच्चों एम मैस, और इधर है m के साथ r का स्क्वायर। अब ये बात तवज्जो देना, m क्या है मैंने आपको यहाँ पर समझाया, मैस जो है ना वो इनर्शिया है, इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ था, मैस के साथ। तो ये लीनियर बॉडी की इक्वेशन है ना ये वाली, तो फिर लीनियर बॉडी में ये जो m है दरअसल मैं कह सकता हूँ कि ये लीनियर का जो इनर्शिया है वो ये है। तो फिर अगर ये इक्वेशन जैसे, फिर ये जो एम आर स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके निकाला है। टॉपिक का नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ से निकल आया एम आर का स्क्वायर। क्या फार्मूला है, एम आर का स्क्वायर। अब मैं सेपरेटली इसको लिखने लगा। ओके बच्चों, तो एम आर स्क्वायर ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया है, और ये बराबर है आई के। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से जाहिर करते हैं। अब बच्चों इसकी यूनिट की बारी है, हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का यूनिट क्या होगा, एम यानी मैस, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम के जी, और आर जो है वो क्या है बच्चों, रेडियस है उस सर्कल का। रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। ये आ गया एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लास्ट चीज़ क्वांटिटी की बात करते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो देखो बच्चों, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैस आ रहा है वो स्केलर है, आर यानी रेडियस आ रहा है और वो भी स्केलर है। तो जब दो स्केलर आ रहे हैं तो ये भी क्या है, स्केलर ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपने याद रखना है, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पूछ लूँ तो आपने कहना है एम आर का स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। लेकिन ये जो टॉर्क वाली इक्वेशन है ना, एम आर स्क्वायर जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू अल्फा, आगे जो डेरिवेशन आएगी वो इस इक्वेशन के नेक्स्ट होगी, यानी इस इक्वेशन पर बेस करेंगे। ओके बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं रिजिड बॉडीज विद नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। देखो रिजिड बॉडी का मतलब होता है सख्त बॉडी, सख्त जिस्म जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओ और उसकी शक्ल तब्दील ना हो। जैसा कि ये क्लिप बोर्ड जो है ये काफ़ी हार्ड है, मैं इसके ऊपर नॉर्मल से अगर फोर्स लगाता हूँ तो ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करेगा, तो रिजिड है। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज़ विद नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसके अंदर जो मास की तकसीम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो बराबर तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। ठीक है, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखें, ये एक रिजिड बॉडी है। सबसे पहले
इसका ये जो ओ वाला पॉइंट मैंने बनाया है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये वो पॉइंट है, ये वो लाइन है जिस लाइन के गिर्द ना ये बॉडी रोटेट कर सकती है, मूव कर सकती है। अब इस बॉडी के 4 मैस कंसंट्रेशन है, यानी 4 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर इसका मैस जमा हुआ है। पहला पॉइंट है ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये वाला रेड वाला और चौथा ये वाला। अब मैंने क्या किया, इन चारों मैसेज को लोकेट करना है, या यूं कह लो चारों मैसेज का डिस्टेंस मालूम करना है इस ओ पॉइंट से। तो मैं देखता हूँ ये जो मैस है ये ओ पॉइंट से थोड़ा करीब है, ये वाला मैस बहुत ही दूर है, ये वाला मैस दरमियाने से डिस्टेंस के ऊपर है और ये वाला भी करीब है। तो क्या मैं इस मैस की डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बोलूँगा? नो, यूनिफॉर्म तो तब होता है जब इन सारे मैसेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ ये सेम डिस्टेंस होता, लेकिन ये डिस्टेंस सेम नहीं है। तो मैं कहूँगा ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में ये जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो अब मैंने क्या किया, इन मैसेज को बच्चों नाम दे दिया। क्या? सबसे पहले ये जो मैस था मैंने इसको M2 का नाम दे दिया और इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O इसको R2 का नाम दे दिया। इस मैस को मैंने M3 का नाम दे दिया और इसके डिस्टेंस को R3 का, फिर M1, R1, M4 और R4। ये मैसेज मैंने बुक वाले नाम दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप इसको M1 कह सकते हैं, इसको M3 कह सकते हैं, इसको M1, इसको भी M2 कह सकते हैं, व्हाटएवर। ओके। अब ये बॉडी ऐसे पड़ी है ए वाली डायग्राम में, बी वाली डायग्राम में मैं इसको ऐसे पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ। देखो मैंने ये एरो से ऐसे पकड़ के रोटेट किया ना, तो रोटेशन क्यों ज़रूरी है पहले ये समझ लो। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर वाला चैप्टर, तो सर्कुलर में बॉडी ने घूमना, रोटेट करना लाजमी है। तो अगर ये रोटेट नहीं करेगी फिर हम इसको चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने इसको चैप्टर में पढ़ा है क्योंकि यहाँ पर पहले ये सीधी पड़ी थी ऐसे, अब ये ऐसे रोटेट करेगी। ओके, जब ये रोटेट करेगी देखो M2 पहले ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल था, अब चूंकि ऐसे रोटेशन हुई है तो M2 थोड़ा तिरछा हो गया, यानी सब ने ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। M2 पहले सीधा था, अब M2 ऐसे हो गया तिरछा। M3 पहले ऐसे था, आप देख सकते हैं फ़र्क। अब M3 थोड़ा इस तरह से, यानी यहाँ से ऐसे रोटेट होके यहाँ पर। ओके, सिमिलरली M1 पहले सीधा था, ऐसे पड़ा था, अब वो M1 इस जगह पे आ चुका है। M4 पहले ऐसे था, अब M4 बिल्कुल ही तिरछा हो चुका है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो चुका है। ओके, तो अब चूंकि यहाँ पर ये रोटेशन हो चुकी है, तो हम जो पिछला फार्मूला था ना, जो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है टॉर्क वाला, वो लगा सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू mr² अल्फा। ओके, लेकिन एक तरीका है लगाने का, वो ये कि अभी बच्चों इस फार्मूले में m का मतलब है कि मैस एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैस 1, 2, 3 और 4 है, और ज़रूरी नहीं कि 4 है, 4 तो हमारी आसानी के लिए ना, में भी इसी बॉडी में 100 मैसेज होते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को थोड़ा तरतीब देनी पड़ेगी। वो क्या? देखो पहले मैस, ये पहला मैस है, इस मैस के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले टॉर्क के फार्मूले को कुछ यूँ लिखूँगा, टॉर्क 1 इक्वल्स टू M1 R1 का स्क्वायर और अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा के साथ 1, 2 नहीं लिखना। अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब ये बॉडी घूमेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि एक मैस घूमेगा दूसरा नहीं घूमेगा, तो बॉडी तो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगी ना। तो फिर जब एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रह रहा है ना, तो फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं मैस 2 का टॉर्क निकालूं तो टॉर्क 2 विल बी इक्वल टू M2 R2 का स्क्वायर और अल्फ़ा। अगेन वही बात, अल्फ़ा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये जो मैसेज है ना, मैंने फिर बताया कि मैंने इस एग्जांपल में 1, 2, 3, 4 लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बॉडी के 4 ही मैसेज हों। तो हम जनरल करते हैं कि किसी बॉडी में n मैसेज है, तो फिर उसका टॉर्क Tn या τn होगा। तो टॉर्क n इज इक्वल टू Mn Rn का स्क्वायर और अल्फ़ा। अब देखो, अगर मैं
इस पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का टॉर्क निकालना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा टॉर्क टोटल कैसे निकलेगा, सारे टॉर्क को जमा कर दो, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस सो ऑन जितने भी हैं टॉर्क n तक, इन सारे टॉर्क्स को बच्चों जमा कर देंगे तो टोटल टॉर्क निकल आएगा इस पूरी रिजिड बॉडी का। ओके, नाउ टॉर्क टोटल विल बी इक्वल टू टॉर्क 1 क्या है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस टॉर्क 2 क्या है, m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन अप टू टॉर्क n है तो mn rn स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ करेंगे कि पहले तो अल्फ़ा को क्या करो, सेपरेट कर लो, तो टॉर्क टोटल विल बी इक्वल टू, अल्फ़ा सेपरेट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, ये बच गया, अल्फ़ा तो इधर बाहर आ जाएगी, प्लस इधर बच जाएगा m2 r2 स्क्वायर, प्लस सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर, ये बच गया। सब में से अल्फ़ा और अल्फ़ा हमने कॉमन लिखा। ओके, अब देखें बच्चों, यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो m1 r1 स्क्वायर है ये क्या है, मैंने आपको अभी समझा के हटाऊँ कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है mr स्क्वायर, यही वाला है ना mr स्क्वायर। तो फिर जो m1 r1 स्क्वायर है ये पहले मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो m2 r2 स्क्वायर है ये दूसरे मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और सोन सारे मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमा हो रहे हैं। तो फिर क्या बनेगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं सम कर रहा हूँ किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का। ये ब्रैकेट किसके बराबर आनी चाहिए, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सच दैट कि आई बराबर है 1 के और मिनिमम 1 के मैक्सिमम n के। मतलब यहाँ पर आई का मतलब है जनरल बात, यानी ये पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही मैस होगा और मिनिमम एक मैस होगा, ऊपर है मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स इसके बहुत सारे मैस हो सकते हैं जो कि n नंबर ऑफ मैस मैंने बताया। तो ये ब्रैकेट टोटल क्या चीज़ है बच्चों, ये ब्रैकेट का मतलब है कि मैंने जमा किया है, ये जो सिंबल है ना ये जमा का सिंबल है सम का। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जमा कर रहा हूँ, कितना, आई का मतलब है कि मिनिमम 1 होगा, मतलब इस पूरी बॉडी में अगर एक ही मैस होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा और मैक्सिमम n हो जाएगा अगर इन केस इस तरह की सिचुएशन आ जाती। ठीक है, तो टॉर्क टोटल क्या निकलेगा, टॉर्क टोटल विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों सम ऑफ आई, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्मॉल आई का मतलब है कि मिनिमम 1 पीस हो सकता है और मैक्सिमम n पीस हो सकता है, इनटू अल्फ़ा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ओके, ये फाइनल फार्मूला क्या निकला, टॉर्क टोटल इस पूरी रिजिड बॉडी का आई अल्फ़ा के इक्वल। तो यहाँ पर भी तो वही फार्मूला था, क्या भला, mr स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई और अल्फ़ा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी फार्मूला है टॉर्क का, लेकिन ये एक बॉडी के लिए है और ये फार्मूले में आई जो है उसका सम है, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारे मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े, तो उसमें फिर टॉर्क कैसे निकलेगा, उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करके। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक।